डन बच्चों। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी का लास्ट टाइटल यानी कि पावर का पहला पार्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पावर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और साथ ही साथ थोड़े से क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग इस लास्ट टाइटल यानी पावर को अच्छे से फिनिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, सम गुड रिलेशंस डायरेक्टली आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन वेरी गुड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कहने का तात्पर्य है कि अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले तमाम सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आज हम लोग कवर करेंगे। सो ऑफलाइन क्लासेस प्रशासनिक आदेश अनुसार बंद होने की वजह से हम अपनी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस बच्चों इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि हमारी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को सीरियसली जैसे आप देखते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, वैसे ही आप अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड के फॉर्म में रखेंगे। मैं जिस दिन ऑफलाइन आप आएंगे मैं चेक करूँगा, राइट। और हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये लेक्चर फ्रेशर और एफसीआर यानी 10 से 12, 7 से 9 दोनों बैचेस के लिए कॉमन है। ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करके मैं पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बच्चों अपना 100% देने की। आपसे भी गुजारिश है कि आप भी ऑनेस्टली इन सब चीज़ों को साथ साथ कवर अप करते चले, लास्ट में समय कम नहीं पड़ना चाहिए। तो एक बार पावर के रिकैप के साथ फिर आज की नई बातें, पहले पुराना जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। पावर शब्द का मतलब है कि आपने वर्क करने का टाइम के साथ साथ क्या रेशियो बना रखा है। जैसे पावर शब्द को डिफाइन करें तो रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर बताता है कि आपने कितना काम किया विद रिस्पेक्ट टू कितने टाइम में किया, आपने कितनी एनर्जी खर्च की विद रिस्पेक्ट टू कितने टाइम में वो एनर्जी खर्च हुई। एग्जाम्पल के तौर पर 2 लोग अगर डंबल करें तो डंबल करने में अगर पहले व्यक्ति ने 5 सेकंड में 10 बार डंबल उठाए रखे और कोई दूसरा व्यक्ति उन्हीं 5 सेकंड्स में 20 बार डंबल उठाए रखे, तो सेम टाइम में पहले वाले ने कम काम किया, दूसरे वाले ने ज्यादा काम किया। मतलब दूसरे वाले का वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज्यादा है, दूसरे वाले की पावर ज्यादा है, राइट। अब जरा अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों कि पावर बताती है, आराम से रिलेट करिएगा, जैसा सुन रहे हैं बिल्कुल सही है कि पावर बताती है कि आपने कितना काम किया, कितने समय में किया, या कितनी एनर्जी खर्च की, कितने समय में खर्च की, राइट। ये पावर के विषय में हम लोगों ने सीखा था, पावर के फार्मूले को समझा था। फिर हम लोगों ने इस पूरे टाइटल में ये समझा था कि पावर जो कि वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, उसमें वर्क की यूनिट जूल है, टाइम का यूनिट सेकंड है। सो जूल पर सेकंड को हम लोग एसआई सिस्टम में वॉट भी कहते हैं। तो पावर का एसआई यूनिट वॉट है। वॉट छोटा यूनिट है, बड़ी यूनिट में हॉर्स पावर जो कि 746 वॉट के बराबर है, और किलो वॉट जो कि 1000 वॉट के बराबर है भी आता है। एक और यूनिट होती है इससे मिलती जुलती, दैट इज 1 किलो वॉट आर। और 1 किलो वॉट आर पावर की नहीं, समय जुड़ जाने की वजह से, आर लग जाने की वजह से ये एनर्जी का यूनिट है, जिसमें 1 किलो वॉट आर को हम इलेक्ट्रिसिटी का कॉमर्शियल यूनिट भी कहते हैं। बिजली का बिल इसी यूनिट के आधार पर तय होता है। और 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 10 की पावर 6 जूल। ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी मशीन या किसी मोटर की पावर, किसी सबमर्सिबल की पावर अगर चेक करनी है तो सबमर्सिबल मशीन का पावर चेक करने का मतलब सबमर्सिबल मशीन ने पानी को उठाने में कितना काम किया और ये करते वक्त उसे कितना समय लगा। तो सबमर्सिबल मशीन के काम करने का रेट, एनर्जी खर्च करने का रेट सबमर्सिबल मशीन की पावर है। सो पावर इज इक्वल टू सबमर्सिबल मशीन के काम करने का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सबमर्सिबल मशीन के 2 काम है, पानी को हाइट देकर उठाना यानी पानी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देना, ऊपर लाना, और काइनेटिक एनर्जी देकर फेंकना। तो सबमर्सिबल मशीन का काम है पानी को मैकेनिकल एनर्जी देना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मैकेनिकल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, जिसमें से mgh पोटेंशियल का पार्ट है जो पानी उठाने में लगी, और ½ mv² पानी फेंकने में खर्च हुई काइनेटिक एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें से अगर मास वाला टर्म हम लोग एसोसिएट करके सेपरेट करके बाहर कर लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये अपने आप में बड़ा काम का टर्म बन जाता है। ये अपने आप में बड़ा काम का टर्म बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अक्सर करके सवालों में किसी सबमर्सिबल या पंप से निकलने वाले पानी का जो रेट है वो मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम के टर्म्स में दिया जाता है। जी ग्रेविटी, h हाइट, v वेलोसिटी है। इस आधार पर भी हम लोगों ने दिए गए डेटा के आधार पर एक क्वेश्चन भी करके देखा था, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि पावर के 2 फॉर्मेट होते हैं। पावर क्या, फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज रेट के फॉर्म में आती हैं, मतलब जैसे वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एनर्जी कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो चीजें रेट के टर्म्स में आती हैं उसको 2 तरीके से पढ़ते हैं। अगर टाइम इंटरवल बड़ा है तो एवरेज,
एवरेज पावर का मतलब टोटल वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम। और अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, हर इंस्टेंट कुछ ना कुछ बदल रहा है, तो इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज इक्वल टू वेरी स्मॉल वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी dw अपॉन dt। हम इसे डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का ही पर्पस रेट नापना होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर वर्क डन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, यानी टाइम के साथ साथ वर्क डन हर सेकंड बदल रहा है, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो कि वर्क डन का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करने पर मिल जाएगी। उसका कैलकुलेशन किया था, एक सवाल देखा था, और यही इसी बात पर हम लोगों ने एक छोटा सा फार्मूला भी ईजाद किया था कि इंस्टेंटेनियस पावर के कई फार्मूले, dw अपॉन dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वर्क डन को लिखा एफ एक्स कॉस थीटा, एफ बाहर कॉस थीटा बाहर, dx अपॉन dt वेलोसिटी बन गया था, तो एक फार्मूला एफ वी कॉस थीटा भी आया था, और अंतिम फार्मूला एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो सारे इंस्टेंटेनियस पावर के फार्मूले याद रखने लायक है, स्पेशली ये वाला जिसमें एफ वी कॉस थीटा है, एफ फोर्स वी वेलोसिटी थीटा दोनों के बीच का एंगल, या फिर फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पर भी आपको पावर जैसी क्वांटिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। अब हेडिंग यहां से पढ़ेंगे, इसको सॉल्व हम लोग अगले पन्ने पर करेंगे। क्या है सुनिएगा, कि अगर मेरे पास कोई ऐसी मशीन है जो पावर सप्लाई के मामले में कांस्टेंट है, फॉर एनी कांस्टेंट पावर सप्लाई मशीन डिफरेंट रिलेशन। देखिए जरा क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए फर्ज कीजिए बच्चों, मेरे पास एक ऐसा इंजन, एक ऐसी मशीन है जिसके पावर सप्लाई का रेट 100 वाट है, मतलब 100 जूल पर सेकंड देना उसका फिक्स रेट है। अब उस इंजन से अगर हम किसी गाड़ी को चलाएं तो गाड़ी की स्पीड टाइम के साथ साथ कैसे बढ़ेगी घटेगी, यानी वेलोसिटी टाइम का रिलेशन, गाड़ी के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस टाइम पर कैसे डिपेंड करेगी, यानी एसटी रिलेशन, और गाड़ी की वेलोसिटी और गाड़ी की डिस्टेंस का आपस में क्या रिलेशन, ये सब ड्राइव करेंगे। तो मैं क्रम से करता जाता हूं, आप नोटिस करिए। तो पहली पॉइंट जो ध्यान रखने लायक है, मैं इसे नोट के तरीके भी कर सकता हूं, मैं इसे नोट के तरीके भी नोट कर सकता हूं कि इफ वी हैव मशीन, आपने हेडिंग पीछे भी पढ़ी थी, आप उससे नोट कर सकते हैं, मैं हेडिंग रिपीट कर देता हूं। वी आर गोइंग टू डिस्कस एनी मशीन के कई रिलेशनशिप निकालने जा रहे हैं, ऐसी मशीन जिसका कांस्टेंट पावर सप्लाई है, जिसके पावर सप्लाई का रेट कांस्टेंट। तो बच्चों फर्ज कीजिए कि एक मशीन जिसका पावर कांस्टेंट, अच्छा इस कांस्टेंट पावर को लेट अस सपोज अगर हम के मान लें, एक मशीन जिसका पावर कांस्टेंट है, लेट अस सपोज पावर को हम के मान लें, है ना। तो सबसे पहली बात यहां से निकल कर आती है कि अगर पावर कांस्टेंट है, फटाफट देखिएगा मजा आ जाएगा, तो पावर का इंस्टेंटेनियस फार्मूला। अच्छा, जब भी कभी कोई प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन सवाल में पूछा जाए कि ये इस पर कैसे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी टाइम पर कैसे डिपेंड करेगी, जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन आ जाए, जब भी कोई इंस्टेंटेनियस रिलेशन आपको दिखाई दे, तो आप इंस्टेंटेनियस पावर के ही फार्मूले को इस्तेमाल करिए। तो मैं रिपीट करूंगा, मेरे पास एक ऐसी मशीन जिसका पावर कांस्टेंट है, उसके लिए हम कुछ डिफरेंट रिलेशनशिप निकालने जा रहे हैं। सो पावर कांस्टेंट को के लिख दिया, पावर की जगह लिखा मैंने P बराबर एफ वी कॉस थीटा बराबर कांस्टेंट, राइट। थीटा की जानकारी ना होने पर हम ये मान लेंगे कि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही वेलोसिटी है, मतलब दोनों पैरेलल में थीटा जीरो कॉस 0 1। एफ फोर्स की जगह न्यूटन सेकंड लॉ से एफ बराबर ma, v फॉर वेलोसिटी की जगह v, कॉस थीटा की जगह 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर k। मास रहेगा। एक्सेलरेशन के दो रिलेशन होते हैं, आपको याद दिला दें, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम में संबंध होता है a बराबर dv बाई dt, और इसी में ds ऊपर ds नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो एक रिलेशन और बन जाता है v dv बाई ds। तो हम दोनों रिलेशंस को बार बार इस्तेमाल करके अलग अलग रिलेशन निकालेंगे। पावर कांस्टेंट, पावर की जगह एफ वी कॉस थीटा बराबर के, कॉस थीटा को 1 माना, एफ की जगह एम ए, वी की जगह वी बराबर कांस्टेंट एम है, ए की जगह बच्चों dv अपॉन dt मल्टीप्लाई बाई v इज इक्वल टू कांस्टेंट। v dv को एक तरफ रखो, v dv बराबर k dt एक तरफ कर दो, बराबर k dt एक तरफ कर दो। अच्छा m अपनी जगह पर रहने दो, कहने का मतलब m अपनी जगह पर, v dv एक साथ, k dt क्रॉस मल्टीप्लाई। छोटी छोटी बातें हैं v dv और k dt, छोटी बातों को बड़ा करने का काम इंटीग्रेशन का, तो मैंने दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करते वक्त कांस्टेंट नंबर्स का कोई रोल नहीं, बाहर निकालिए, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वेरिएबल के प्रोसेस है, ना कि कांस्टेंट को। तो यहाँ m बाहर कर दो, यहाँ k बाहर कर दो, तो m बाहर आने पर ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dv, और यहाँ k बाहर आने पर ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt।
राइट। m बाहर है, v की 1 पावर का इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन का नियम है पावर 1 बढ़ा दो, जितना ऊपर उतना नीचे, तो 1 में 1 बढ़ाओगे, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 इज इक्वल टू k, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। ध्यान से देखिए तो v स्क्वायर को अगर इधर अकेले रोका जाए तो 2k इंटू t और m अपॉन में आ जाएगा। सो द रिलेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2k बाई एम टी। ना हमें सब नहीं देखना, हमें तो v का t के साथ रिलेशन देखना है। तो रिलेशन क्या मिला, v का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t की 1 पावर, v का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t की 1 पावर। मैं इस बात को आगे ऐसे भी लिख सकता हूं कि द सेम थिंग इज इक्वल टू v प्रोपोर्शनल टू t की 2 पावर जब दूसरे पक्ष पे जाएगी तो अपॉन में चली जाएगी, उल्टा होकर जाएगी, तो t की 1/2 पावर, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू t की 1/2 पावर। ऑल राइट बच्चों, इतनी बात ठीक है, देख लीजिए खूब तसल्ली के साथ, राइट। अब इसी नोट को सेकंड पार्ट पे ले जाते हैं, इसी नोट को सेकंड पार्ट पे ले जाते हैं। सेकंड पार्ट पे क्या सीखना, सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पावर कांस्टेंट थी, पावर की जगह एफ वी कॉस थीटा की जगह 1, एफ की जगह एम ए, वी की जगह वी, ए को लिखा डी वी बाई डी टी, टी टी एक तरफ, वी वी एक तरफ, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन, रिलेशन आ गया v प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ। अब इसी प्रकार मैं कहूं कि अगर मशीन की पावर कांस्टेंट है, खेल समझिएगा, मशीन की पावर कांस्टेंट है, पावर की जगह मैंने फिर से लिखा एफ वी कॉस थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एफ की जगह मैंने लिखा एम ए, वी की जगह लिखा वी, और कॉस थीटा फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल मान कर चलो, पैरेलल थीटा 0 कॉस 0 1 मत लिखो, कोई आवश्यकता नहीं है 1 लिखने की, वो अंडरस्टूड है। m की जगह m रखो। मैंने कहा था a के 2 फॉर्मेट हैं, dv बाई dt से vt का रिलेशन आ गया, और v dv बाई ds से v और s का रिलेशन आएगा। तो a की जगह पर v dv अपॉन ds मल्टीप्लाई बाई v इज इक्वल टू k, v मिलकर v स्क्वायर, सो v स्क्वायर dv बराबर v स्क्वायर dv बराबर k ds, और m को चाहो तो यहीं रख सकते हो, कोई एतराज नहीं। अब छोटी छोटी बातें हैं dv और ds, छोटी बातों को बड़ा करने का काम इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी, राइट। m कांस्टेंट है, बाहर कर दो, v की 2 पावर को इंटीग्रेट करोगे, पावर 1 बढ़ेगी 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3 इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, ds को इंटीग्रेट करोगे s आ जाएगा। सारे कांस्टेंट नंबर एक तरफ ले जाओ और ध्यान से सोचो तो जरा देखिए क्या मिलेगा, v क्यूब एक तरफ रोक लिया और दूसरे पक्ष में ले गया 3ks अपॉन m, 3ks अपॉन m। अब 3k और m तीनों कांस्टेंट हैं, तो रिलेशन आ गया v क्यूब प्रोपोर्शनल टू s की 1 पावर। ये पावर 3 इधर से जब दूसरे पक्ष में देखोगे आपको पता होगा, पावर का पक्ष बदलने पर, पावर की साइड चेंज करने पर वो दूसरी तरफ जाएगा, तो अगर न्यूमरेटर पोजीशन पर है तो दूसरी तरफ डिनोमिनेटर पे जाएगा, तो v प्रोपोर्शनल टू s की पावर 1/3। बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल करके सामने आई कि अगर किसी मशीन का पावर कांस्टेंट है तो मशीन द्वारा पकड़ी जाने वाली वेलोसिटी, पकड़ी जाने वाली रफ्तार टाइम की हाफ पावर पर डिपेंड करेगी, और मशीन द्वारा पकड़ी जाने वाली रफ्तार, पकड़े जाने वाला वेलोसिटी, अचीव की जाने वाली वेलोसिटी पोजीशन की 1/3 पावर के प्रोपोर्शनल है। ये प्रैक्टिकली सोचना समझना कठिन है, बट सवालों के हिसाब से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यदि मैं इस बात को रिलेशन नंबर 1 का नाम दे दूं और यदि मैं इस बात को रिलेशन नंबर 2 का नाम दे दूं, सो फ्रॉम बोथ द रिलेशंस, फ्रॉम बोथ रिलेशन v प्रोपोर्शनल t की पावर हाफ प्रोपोर्शनल s की पावर 1/3, v प्रोपोर्शनल t की पावर हाफ प्रोपोर्शनल s की पावर 1/3। क्यों? v ही t की हाफ पावर के प्रोपोर्शनल है और v ही s की 1/3 पावर के प्रोपोर्शनल है। अंतिम की 2 बातें अगर उठाएं तो दोनों प्रोपोर्शनल है, किसी को भी कहीं लिखो, तो मैंने अंतिम बात कॉपी करी, लिखा s की पावर 1/3 प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2। अगर मैं आपसे कहूं कि इन पक्षों को दाएं बाएं करिए तो बहुत सिंपल तरीका है, 1/3 दूसरी तरफ 3/1 बनकर जाएगा और 1/2 इधर 2/1 बनकर आएगा, तो रिलेशन आ जाएगा s पावर 2/1, s पावर 2/1 यानी 2 प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/1 यानी t की पावर 3। सो s और t का रिलेशन भी आ गया, बहुत बहुत बधाई हो।
मतलब कांस्टेंट पावर वाली मशीन के अगर VT और VS रिलेशंस को मिला दिया जाए तो ST रिलेशन आ जाएगा। एज इट इज सवाल के तौर पर पूछा गया, मैं आपको दिखाता हूं कहां, सुनिएगा। ये रहा उसका सवाल। सवाल पढ़ लीजिए तसल्ली से। सवाल पढ़ लीजिए तसल्ली से। सॉरी, ये सवाल नहीं है, सवाल ये है। अब पढ़िए तसल्ली से, वो है मिलता जुलता है उसी से। पढ़िए क्या कह रहा है। और जो सवाल कहता है, कहता अ मशीन इज डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर टू ड्राइव अ बॉडी। अ मशीन इज डिलीवरिंग constant power to a body along a straight line. So what is the relation between the distance traveled by body against time? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई ऐसी मशीन जिसका पावर कांस्टेंट हो, उसके पोजीशन का स्क्वायर टाइम क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। एंड आई होप इट इज गिवन एज ए पार्ट। देख लीजिए, अभी हम लोगों ने ड्राइव किया था जस्ट पीछे। ये देखिए एस स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यू, राइट। कोई समस्या? देख लीजिए एक बार अच्छे से। पक्का सवाल पढ़ लिया, कंफर्म। एक सवाल और करते हैं, जिसको मैंने छेड़ दिया था, इसको भी खत्म करते हैं। हालांकि इस प्रकार का सवाल हम लोग कल की क्लास पर कर चुके हैं, बट एक बार फिर से देखिए कि अब बॉडी, अब सवालों से खेलना सीखिए। आप परफेक्ट हो गए, जितना इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, गुणा गणित करना था आप कर चुके हैं। A body initially at rest undergoes one dimensional motion with constant acceleration। मान लीजिए, फर्ज कीजिए एक सीधा रास्ता, और सीधे रास्ते पर ये कोई बॉडी, एक सीधा रास्ता, और सीधा रास्ते पर ये कोई बॉडी जो कि इनिशियली रेस्ट पर है, इनिशियली एट रेस्ट, अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो फिक्स है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आगे जा रही है। तो सवाल कहता है द पावर डिलीवर्ड टू इट, तो इसको सप्लाई की जाने वाली पावर टाइम के साथ कैसे प्रोपोर्शनलिटी में। हमने कहा ठीक है भाई, कोशिश करते हैं। मैंने आपसे अभी कहा था बच्चों, जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का सवाल आए तो आप पावर में इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल करें। सो पावर यानी इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला P बराबर FV cos थीटा, FV cos थीटा। एक बात और समझाई, थीटा की जानकारी न दिए जाने पर आप ये मानकर चलिए कि जिस तरफ फोर्स उसी तरफ वेलोसिटी, दोनों पैरेलल, थीटा 0 cos 0 1, इसे 1 एस्टिमेट करके चलो। सो पावर नो आइडिया इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला F बराबर ma। हाँ, वेलोसिटी का कोई आइडिया नहीं, मास कांस्टेंट है। सवाल के हिसाब से कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो मास कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, बची वेलोसिटी। कैसे अंदाजा लगाएं? तरीका, ऐसा कोई तरीका बताओ बच्चों जिससे हम एक्सेलरेशन की जानकारी दिए जाने पर वेलोसिटी तक पहुंच सके। बच्चों ने कहा सर बहुत आसान, पहले तो बताइए एक्सेलरेशन है कैसा। मैंने कहा एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। फिर बच्चों ने कहा सर ए की जगह लिखो dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर k फॉर कांस्टेंट क्रॉस मल्टीप्लाई। सो dv बराबर बच्चों k dt, राइट। दोनों तरफ इंटीग्रेशन, क्यों? क्योंकि छोटी छोटी जानकारियों को बड़ा करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो dv छोटी सी जानकारी, dt छोटी सी जानकारी, इंटीग्रेशन किया। dv का इंटीग्रेशन v, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, तो v की जगह kt। सो पावर इज इक्वल टू मास कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और v की जगह पर बच्चों लिख सकता हूं kt। वैसे भी ये बच्चों आपके दिमाग में आ गया होगा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली बढ़ रही है, तो वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली बढ़ रही है। सो पावर ऑफ मशीन, पावर डिलीवर्ड में मास कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, k कांस्टेंट, ये सब सवाल में कहा है। एक को k रख सकते हो तसल्ली के लिए, तो पावर बराबर आ जाएगा m, a की जगह k, एक और k पहले से रखा है, k स्क्वायर इंटू टी। नोटिस करने वाली बात है कि पावर की 1 पावर टाइम की 1 पावर के प्रोपोर्शनल है, मतलब पावर टाइम की 1 पावर पर डिपेंडेंट है। सो द पावर डिलीवर्ड टू इट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू t की 1 पावर, p प्रोपोर्शनल टू t की 1 पावर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोई मुझसे कहे ग्राफ बना दो, तो मैंने कहा जिस ग्राफ को ड्रॉ करना है पावर वर्सेस टाइम को, 2 एक्सेस बनाए
और इनका रिलेशन पता है कि पावर और टाइम एक दूसरे से लीनियरली 1-1 पावर के साथ कनेक्टेड है। 1-1 पावर का ग्राफ लीनियर आता है। ऐसा सवाल कल प्रैक्टिस किया था, बट वो ग्राफ के फॉर्म में था। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल हो चुका है बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल बच्चों हमारा जो कि सर्कुलर मोशन से जुड़ा है, बेहतर है कि इसे सर्कुलर मोशन पे ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कई सारे फैक्टर इसमें हैं जो आपको सर्कुलर मोशन से समझ में आएंगे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, चूंकि पावर का है इसलिए सर्कुलर मोशन में हम लोग करते चलेंगे, उस शीट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक अच्छा सवाल पढ़ लें बहुत तसल्ली के साथ। क्या कहता है सवाल, सुनिएगा। सवाल कहता है, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट ये गलती से रेस्ट लिख गया है, एट अ रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड टू ऑपरेट अ टरबाइन। 60 मीटर की ऊंचाई से पानी को टरबाइन ऑपरेट करने के लिए गिराया जा रहा, ताकि टरबाइन की पंखुड़ी पर गिरे और टरबाइन चले। द लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्सेस, एक्चुअली ये फ्रिक्शनलेस लिख गया है, इट इज फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से होने वाला जो नुकसान है वो टोटल एनर्जी का मात्र 10% है। मतलब अगर 10% लॉस में जाएगा तो बचा हुआ 90% यूटिलाइजेबल है। तो हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। तो इसको फोटो के माध्यम से समझते हैं। ऐसे समझिए कि ये कोई फॉल है, यहां से पानी गिरना है और पानी ऐसे मान लीजिए ऐसे गिर रहा है, राइट, ऐसे पानी गिर रहा है। अच्छा, पानी को गिरना कहां है, टरबाइन की पंखुड़ी पर। ये रही टरबाइन की पंखुड़ी, है ना, टरबाइन का ब्लेड। सवाल कहता है, अच्छा पानी जब गिरेगा तो टरबाइन ब्लेड पर गिरने की वजह से पानी पहले तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद यही काइनेटिक एनर्जी इस टरबाइन ब्लेड को मोमेंटम के फॉर्म में ट्रांसफर होगी, जिससे टरबाइन रोटेट करेगा और टरबाइन रोटेट करने से जनरेटर चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये कॉन्सेप्ट होता है टरबाइन का, है ना, हाइड्रो पावर प्लांट्स का। तो सवाल में है क्या क्या ये समझ लीजिए। मैंने आपसे कहा भी था एक चीज कि अक्सर करके सवालों में मास इंसिडेंस का रेट दिया होता है कि किस रेट से पानी गिर रहा है। सो पानी के गिरने का रेट लिखा हुआ ना कि वाटर फॉल्स एट अ रेट ऑफ, पानी के गिरने का रेट दिया 15 kg पर सेकेंड। 15 किलो पानी पर सेकेंड ब्लेड पर गिर रहा है, राइट। अच्छा, कितनी हाइट से गिर रहा है भाई, या तो वेलोसिटी दी होती या तो कितनी हाइट से गिर रहा है। तो कितनी हाइट से गिर रहा है, 60 मीटर की हाइट से गिर रहा है। द हाइट जिससे वो गिर रहा है वो है 60 मीटर, राइट। तो मैं दिमाग क्या लगाना है, हमसे पूछा गया कि हाउ मच पावर इज जनरेटेड, कितना पावर जनरेट होगा। ठीक है भाई, कोशिश करते हैं। तो बच्चों पावर का सिंपल सा फार्मूला, मतलब समझिएगा, पानी के गिरने से टरबाइन चला और टरबाइन कितनी पावर जनरेट करेगा। तो पावर का फार्मूला, पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब पानी इस पर जितना काम करेगा या ग्रेविटी जितना इस पर काम करेगी गिराने में, वही सब पावर टरबाइन को मिल जाएगा। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या एनर्जी जनरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एनर्जी के नाम पर पानी के गिरने से, पानी के पास यहां थी पोटेंशियल एनर्जी, वही एनर्जी डिट्टो इसको मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी। तो पानी की एनर्जी जो इससे मिलेगी वो है mgh विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ना मास की इंफॉर्मेशन दी हो ना टाइम की इंफॉर्मेशन दी हो, तो मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम की इंफॉर्मेशन ही वाटरफॉल का रेट है, जो kg पर सेकेंड में आपको दिया जाएगा। इट इज गिवन एज 15। ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी 10, जैसा कि सवाल में दिया गया है, और कितनी हाइट से पानी गिर रहा है, दैट इज 60। मल्टीप्लिकेशन करोगे, डबल जीरो यहां से आएगा और 15 छक्का 90। सो 90 डबल जीरो मतलब 9000 जूल पर सेकंड या 9000 वाट का पावर डेवलप हो रहा है। अब 9000 वाट को अगर आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो 000 से 000 कट जाएगा, जो आंसर आएगा वो किलो में कन्वर्ट होके आएगा। सो 9 किलोवाट, यानी 60 मीटर की ऊंचाई से अगर टरबाइन के ब्लेड पर 15 kg पानी पर सेकंड गिराया जाए तो पानी के गिरने से टरबाइन रोटेट करेगा, टरबाइन इस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करेगा, राइट। और ऐसा करते वक्त टरबाइन 9 किलोवाट का पावर डेवलप करेगा। बट अफसोस इस बात का है कि लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस 10% है, मतलब ये जितना भी पावर डेवलप कर रहा है उसका 10% लॉस में चला गया। सो एक्चुअल पावर ऑफ टरबाइन P एक्चुअल इज इक्वल टू 9 किलोवाट का
सोचो जरा, 10% लॉस में गया उससे मतलब नहीं है, टोटल परसेंटेज 100 होता है, 10 लॉस में गया तो बचा कितना, 90%। एक्चुअल पावर मतलब एक्चुअल पावर ऑफ टरबाइन 9 किलोवाट, जो एक्सपेक्टेड पावर है उसका 10% हटाने के बाद 90% है। सो 9 किलोवाट का 90% मतलब 9 इंटू 90/100। ध्यान से देखिए तो 0 से 0 खत्म, 9 नहीं 81/10 का मतलब 8.1 किलोवाट। हमारा टरबाइन पानी गिरने के बाद सारे फ्रिक्शनल फोर्सेस, सारे लॉसेस हटाने के बाद 8.1 किलोवाट की पावर डेवलप करेगा। इतना पावर डेवलप कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ एक और सवाल करते हैं। अच्छा सवाल है, आइए इसको भी सीखते हैं। देखिए जरा कैसे, पढ़िए सवाल पढ़िए। नीट 16 का बहुत अच्छा सवाल है, पेपर भी अपने आप में ऐतिहासिक था, सवाल भी बहुत सुंदर है। क्या कहता है? कहता है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, इट बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। ठीक है भाई। अच्छा, जैसे मैंने फोर्स को देखा तो चूंकि फोर्स टाइम डिपेंडेंट है, हर इंस्टेंट पर फोर्स बदलेगा, तो अगर सवाल पावर संबंधी हुआ तो इंस्टेंटेनियस पावर का इस्तेमाल करेंगे। तो जी हाँ, सवाल पावर संबंधी है, इंस्टेंटेनियस पावर का इस्तेमाल करेंगे। P बराबर FV cos थीटा, P बराबर F डॉट V। A body of mass 1 kg begins to move under the action of this force, तो what is the power developed by the force at time? तो कितनी पावर डेवलप होगी? अब दो बातें खास सुनिएगा। फोर्स का जो फॉर्मेट दिया है वो आई कैप जे कैप में, जहां आई कैप और जे कैप एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हैं, सभी लोग जानते हैं। तो एक बात ये स्ट्राइक कर रही है कि पावर, चूंकि फोर्स टाइम डिपेंडेंट है, मतलब हर इंस्टेंट पर बदलेगा, तो पावर इंस्टेंटेनियस आएगी। दूसरी बात, पावर वेक्टर फॉर्म में आनी चाहिए, मतलब पावर में यूज होने वाला फोर्स वेक्टर है। तो पावर के दो फार्मूले आप खुद से चयन करिए। मैंने कहा पावर के दो फार्मूले, इंस्टेंटेनियस पावर के दो फार्मूले, एक है P बराबर FV cos थीटा। बच्चे बोले सर इसमें थीटा कहां से लाओगे, मतलब फार्मूला कैंसिल। फिर मैंने कहा पावर बराबर F वेक्टर डॉट V वेक्टर। अच्छा, कोई नया फार्मूला थोड़ी है, हम कह रहे हैं A डॉट B को खोलोगे तो AB cos थीटा आएगा, F डॉट V को खोलोगे तो FV cos थीटा आएगा। तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या पावर मिल जाएगा? सो सिंपल, सो सिंपल। सो मैं लिख सकता हूं पावर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। है सिंपल। अच्छा, फोर्स की विषय में तो कोई चर्चा ही नहीं करनी, क्यों? क्योंकि फोर्स का तो वेक्टर फॉर्म मौजूद है, फोर्स का तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। हमें अगर चर्चा करनी है किसी चीज की तो वह वेलोसिटी तक पहुंचना कठिन काम है। आइए कोशिश करते हैं, पहुंचते हैं। कैसे? वो सब दिमाग लगाते हैं। अभी पहले इसको हटाते हैं। पहले सुनो, मुझे दिमाग में आ रहा है कि अगर बॉडी का मास पता है, फोर्स पता है, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और अगर दोस्तों एक्सेलरेशन मिल गया तो वेलोसिटी तक पहुंचना बहुत आसान है। सो दिमाग क्या लगाना है? सबसे पहले हम लगाएंगे F इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई A। फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। अब इसको उल्टा करके लिखोगे, F बराबर MA या A बराबर F बाई M, यानी एक्सेलरेशन बराबर F फॉर फोर्स दैट इज गिवन एज 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप बाई M फॉर मास, मास इज 1 kg। अच्छा, 1 के डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का कोई फर्क पड़ता नहीं। तो सरल शब्दों में फोर्स एक्सप्रेशन को 1 किलो मास से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन भी सेम आ गया। अब एक्सेलरेशन का फायदा, A बराबर 2t I कैप 3t स्क्वायर जे कैप। बच्चों A को ऐसा क्या लिख दें कि वेलोसिटी का जुगाड़ हो जाए, जबकि मेरे दिमाग में चल रहा है कि जो पावर का डेवलपमेंट है वो चूंकि फोर्स इंस्टेंटेनियस है, तो इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला FV cos थीटा या F डॉट V। अब चूंकि फोर्स वेक्टर फॉर्म में है इसलिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर वाला फार्मूला यानी F वेक्टर डॉट V वेक्टर ही यूज होगा। F वेक्टर दिया है, जुगाड़ कर रहे हैं V वेक्टर का, फोर्स को मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन तक पहुंच गए। अब एक्सेलरेशन की जगह मैं लिखने जा रहा हूं A बराबर dV अपॉन dt इज इक्वल टू 2t I कैप प्लस का 3t स्क्वायर जे कैप। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, dv बराबर 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। राइट, मल्टीप्लाई बाय dt, कोई लिमिट तो है नहीं। सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन चिपका दिया। सही है। dv का इंटीग्रेशन सरल शब्दों में v हो जाएगा। अब ध्यान से चलना, 2 कांस्टेंट बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ t dt डायरेक्शन I कैप प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर dt। बच्चे बोले सर 3 कहां, मैंने कहा 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, है सिंपल। अब जैसे इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे, एक आध स्टेप इधर आएंगे, ध्यान दीजिएगा, v बराबर, ध्यान से देखो, t की 1 पावर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या 1 + 1 ऊपर भी 2 नीचे भी 2 आएगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा t स्क्वायर i कैप के साथ, प्लस 3 कांस्टेंट है, t की 2 पावर, भाई कांस्टेंट को वैसे भी नहीं छेड़ते, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, तो t की 2 पावर को इंटीग्रेट करोगे t के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर पावर एक ऐड होगी, तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, अब नीचे के 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा t की पावर 3 यानी t³ j कैप लगा बेटा। अब फोर्स वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी है और वेलोसिटी को हमने जुगाड़ करके बना लिया। अब मैं जा रहा हूं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स का वेक्टर फॉर्मेट है बेटा 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, राइट, डॉट प्रोडक्ट। वेलोसिटी वेक्टर देखिए, वेलोसिटी वेक्टर दिया है t स्क्वायर i कैप प्लस t³ j कैप, राइट। अब जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i का डॉट i के साथ और j का डॉट j के साथ करते हैं। तो आइए फटाफट से, पावर इज इक्वल टू, एज अ रिजल्ट इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू 2t का t स्क्वायर से गुणा करोगे, इट इज 2t³। अरे 2 तो 2 रहेगा, t की 1 पावर और 2 पावर मिलकर t की 3 पावर, और i डॉट i 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 3 रहेगा, t की 2 पावर डॉट t की 3 पावर, 2 3 5 पावर, और j का डॉट j के साथ 1 हो जाएगा, j डॉट j इज इक्वल टू 1, राइट। सो j डॉट j 1 हो जाएगा, इसे लिखने की आवश्यकता, रिपीट करता हूं, 3 रहेगा, t की 2 पावर, t की 3 पावर मिलकर t की 5 पावर, और j डॉट j 1 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं। अब दिमाग के लगाना है कि पावर का फाइनली आंसर आ चुका है, और अगर सब कुछ स्टैंडर्ड है, जैसे फोर्स आपका न्यूटन के टर्म्स में है, मास केजी में था, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आया होगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आई होगी, तो जो फाइनल आंसर पावर का आएगा वो भी एसआई यूनिट जूल के टर्म्स, सॉरी जूल पर सेकंड यानी वॉट के टर्म्स में आ जाएगा। सो दिस मच ऑफ वॉट। अफसोस की बात है कि ऑप्शन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ध्यान दीजिएगा। सो इट्स 2t³ प्लस 3t पावर 5, 2t³ प्लस 3t पावर 5। सो करेक्ट ऑप्शन की तरफ मैं अगर चलूं, क्या मैंने सही किया है? 1 2 ये खुद हुआ, ठीक है सही बेटा, 2t³ 3t पावर 5, हाँ ऑप्शन में करेक्शन है, 2t³ सही है, 3t पावर ये 5 कर लीजिए, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। या तो यहाँ क्यूब हो जाता तो 2t³ 3t पावर 5 हो जाता, तो भी सही था बेटा, कोई दिक्कत नहीं। डन, चले। तो इसके पहले एक सवाल थोड़ा सा रह गया बेटा, उसको भी मैं क्यों छोड़ूं, द थिंग इज, ये सेंटीमीटर वाला समय पर करेंगे। इसके पहले एक सवाल, ये तो हो चुका है बच्चों, ये सवाल रह गया, इसको भी खत्म कर देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल है और परेशान करने वाला है। आप ना परेशान हो, आपकी सारी बलाएं, सारी परेशानियां मैं झेलने के लिए बैठा हूं। आइए, 5वां नंबर, अंतिम सवाल। सवाल के साथ साथ एक सस्पेंस भी है। जिन बच्चों ने पूरा लेक्चर देखा होगा अंतिम सवाल तक, वो मुझे क्लास के दौरान रिस्पॉन्ड करेंगे। इससे जस्ट पहले एक लेक्चर रिकॉर्ड हुआ जो मेरी गलती माइक न लगाने की वजह से ख़राब हो गया, तो मैं आपसे पूछूंगा इस लेक्चर में सबसे अद्भुत बात, एक एक्स्ट्रा एफर्ट की बात क्या थी, ये ध्यान रखिएगा। और माइक ख़राब होने के तुरंत बाद विदिन सेकेंड्स मैंने, अंकुर भैया ने मिलकर डिसाइड किया कि लेक्चर तुरंत फिर रिकॉर्ड होना चाहिए। लेक्चर रिकॉर्ड हुआ और ये केवल इस बात का सूचक है कि आप कितनी भी बार असफल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप प्रिपेयर रहिए सिचुएशन के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए। कभी कोई दिन बहुत अच्छा नहीं जाता, कभी कोई अचानक से ऐसी घटना परिघटना, घर से संबंधी बात हो जाती है कि आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये जीवन है, ना सांसें रुकेंगी, ना खाना पीना रुकेगा, ना दैनिक प्रोसेस रुकेंगे। सो एफर्ट करते रहिए कंसिस्टेंटली, जब तक जीवन है कीप ऑन एफर्ट्स। सफलता किसी न किसी मुहाने पर, किसी न किसी मोड़ पर आपका डेफिनेटली इंतजार कर रही होगी, राइट। और जीवन में सफलता कब लिखी कुछ नहीं पता, इसलिए कीप वर्किंग। अब्राहम लिंकन को 47 वर्ष की अवस्था में पहला चुनाव जीतने का मौका मिला, फिर वो राष्ट्रपति तक स्तर पे गए। जो आपके KFC है, केंट फ्राइड चिकन,
उनके जो फाउंडर थे उनको भी उम्र के सेकंड पड़ाव में 50 वर्ष के आसपास सफलता मिली। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जीवन के सेकंड हाफ में, आप एक्टर्स में देख लीजिए पंकज त्रिपाठी जी, एक्टर्स में देख लीजिए और भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, बहुत स्ट्रगल है। आप तमन्ना भाटिया को देख लीजिए, जो स्त्री 2 मूवी आई थी, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, उसमें एक बड़ा फेमस सा गाना है, आपने खूब सुना होगा। उस गाने में भी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, गाने के समेत मतलब और भी एक्टिंग उनकी अच्छी थी। उन्होंने कंटिन्यूअसली बॉलीवुड को और आपके जो साउथ इंडियन मूवीज़ उनको 20 वर्ष दिए, तो जाके वो आज एक अच्छी एक्ट्रेस के तरीके हैं। तो कहने का तात्पर्य जीवन में संघर्ष सबके है, एफर्ट्स करते रहिए, आप एक दिन पक्का सफल होंगे। लास्ट सवाल कहता है एक ब्लॉक है जिसका मास m है एंड इट इज अलाउड टू स्लाइड डाउन अ फिक्स स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एट एंगल थीटा ऑफ लेंथ l। ठीक है भाई, मान लिया। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर डिलीवर्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन द ब्लॉक रीचेस टू द बॉटम। बहुत प्यारा सवाल सुनिएगा, सुन के मजा आ जाएगा। सबसे पहले तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंगल बना लीजिए थीटा, इसके टॉप पर रखिए एक सुंदर सा ब्लॉक का मास मान लीजिए m का सिंपल काम जो आपको आता है, m का वेट नीचे की तरफ, वेट के 2 कंपोनेंट, प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के अलोंग। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि इफ इट इज थीटा दिस एंगल आल्सो बी थीटा। mg का 2 कंपोनेंट, mg का जहां से थीटा वो mg का कॉस थीटा, और जो इसके परपेंडिकुलर वो mg का साइन थीटा। मैंने आपसे अक्सर क्लास में डिस्कस किया है कि mg के 2 कंपोनेंट्स, mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा में से एक का काम दबाना या दबाकर करना प्रेसिंग एक्शन, दूसरे का काम चलाना, राइट। इतनी बात तो ठीक है। अच्छा, अगर ये ब्लॉक रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट करे फ्रॉम u बराबर 0 और पूरी l लेंथ सरकता हुआ नीचे आए, पूरी l लेंथ सरकता हुआ नीचे आए, तो बॉटम पर जब ये पहुंचेगा फाइनली यहां पर, तो इसकी वेलोसिटी जो अलोंग प्लेन होगी डाउनवर्ड होगी, इस पर वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। तो हमसे सवाल क्या कहता है कि एक ब्लॉक जो इंक्लाइन प्लेन थीटा पर l लेंथ सरकता हुआ जब जमीन पर पहुंचे तो उसकी पावर बताओ। तो भाई जमीन पर पहुंचना तो कोई इंस्टेंट की बात है, और इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे P बराबर एफ वी कॉस थीटा, राइट। अच्छा, ये नहीं पूछा, कह रहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन ब्लॉक रीचेस द ग्राउंड। तो मैं पूरी हिस्ट्री लिखूंगा, इट इज द पावर डेवलप्ड बाय, सो पावर developed by gravitational force when it reaches the ground, when it reaches the ground, when it reaches the ground। तो ग्राउंड पे रीच करना एक इंस्टेंट की बात है, इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला P बराबर एफ वी कॉस थीटा। अच्छा, ये किसकी पावर है? पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, पहुंचते वक्त वेलोसिटी v है। हाँ, ये एंगल नहीं पता, बट इस एंगल को ध्यान से देखोगे तो यही वो एंगल है, ये वो एंगल है mg और v के बीच का एंगल। चेक करो कितना है, बहुत सिंपल, ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जिसमें से अगर ये थीटा है तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सो कीप इन माइंड कि ये एंगल 90 माइनस थीटा लेना है, राइट। सो पावर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स का पावर चाहिए, तो फोर्स के नाम पर ग्रेविटेशनल फोर्स बोले तो mg। हाँ, यहां तक पहुंचते वक्त वेलोसिटी कितनी है, नो आइडिया, अभी निकालता हूं। कॉस थीटा में दोनों यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच का थीटा 90 माइनस थीटा, सो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। समझदार बच्चे तुरंत समझ गए होंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सो पावर का रिजल्ट आ जाएगा mg/v साइन थीटा। है सिंपल। एक बात और बेटा, v और पता कर लो कैसे। अगर ढाल कांस्टेंट है, आई मीन अगर थीटा कांस्टेंट है और ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो क्या इस ब्लॉक का जो अलोंग प्लेन एक्सेलरेशन होगा, बेटा सो सॉरी, ये साइन थीटा था, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो कोई इसकी इस्तेमाल भी नहीं हुआ, हम लोगों से यूज़ भी नहीं किया है। mg के 2 कंपोनेंट्स में अंडरस्टूड है बेटा, ये थोड़ी सी मैनुअल मिस्टेक है। mg के 2 कंपोनेंट, mg कॉस थीटा, mg साइन थीटा। तो मैं डिस्कस ये कर रहा था, ढाल यानी ये थीटा कांस्टेंट है और ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, तो अलोंग द प्लेन लगने वाला एक्सेलरेशन, भाई अलोंग द प्लेन फोर्स कितना है, mg कॉस थीटा, mg साइन थीटा। इसमें से मास हटा दोगे तो क्या बाकी पार्ट एक्सेलरेशन का है, तो अलोंग प्लेन जो एक्सेलरेशन है, ये याद होता है बच्चों को, वो है a बराबर g साइन थीटा।
अब अगर g फॉर ग्रेविटी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो g sin थीटा इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो किसी बॉडी का अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नीचे आना, जबकि शुरुआत 0 से है, लंबाई l चलनी है, फाइनल जमीन पर पहुंचते वक्त वेलोसिटी कितनी होगी? बच्चे कह रहे सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो काइनेमेटिक इक्वेशन नंबर 3 इस्तेमाल कर लो। थर्ड इक्वेशन कहती है v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2as। जमीन पर पहुंचते वक्त वेलोसिटी कितनी है? v स्क्वायर, नो आइडिया। जहां से चली वहां वेलोसिटी 0 से शुरू हुई, चूंकि पार्टिकल ने अलाउड टू स्लाइड डाउन इन द इंक्लाइन प्लेन फला, तो उसको स्लाइड डाउन करना शुरू कराया गया। सो u0 प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, अलोंग प्लेन एक्सेलरेशन की जगह g sin थीटा, और इसे नीचे सरकने का जो मौका मिला है वो टोटल लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन l के बराबर। मैं तो कहता हूं स्क्वायर हटाओगे रूट आ जाएगा, तो v बराबर यह आ जाएगा रूट ऑफ 2gl sin थीटा, रूट ऑफ 2gl sin थीटा, राइट। आइए सो बच्चों, सो सिंपल, मैं आगे बढ़ रहा हूं। पावर की जगह mg रहेगा, साइन थीटा रहेगा, साइन थीटा रहेगा रूट के अंदर, v की जगह v की वैल्यू रखो 2gl sin थीटा। बच्चों थोड़ा सा अफसोस इस बात का है कि ऑप्शन बड़े स्पष्ट हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते पढ़ना मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नंबर्स हैं, या तो इन संख्याओं को रूट के बाहर लाओ, जिनमें से कोई आने को तैयार नहीं, आ ही नहीं सकता, कोई स्क्वायर होता तो बाहर आता, तो इन्हें रूट के अंदर ले जाओ। तो मैं चला इनको रूट के अंदर ले जाना। अच्छा एक बात और है, आंसर देखो और ऑप्शन से मैच करो। तो 1/3 ये बाई थ्री इसमें भी आ रहा, बाई 3 इसमें भी, 3 तो ऑप्शन वैसे कैंसिल, आंसर सही दिख गया। बट फिर भी क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं तो पूरा ही सही करते हैं। अगर हम इन सबको उठाकर अंदर ले जाएं तो याद करो बच्चों एक छोटी सी बात, कि जब भी कोई नंबर रूट से निकलकर बाहर आता है तो वो हाफ पावर के साथ आता है। तो कोई नंबर अगर रूट के अंदर जाएगा तो डबल पावर के साथ जाएगा। तो m अंदर जाएगा m स्क्वायर बनकर, 2 अंदर 2 के फॉर्म में रहेगा, l रहेगा, मैं और सही से लिख देता हूं, 2 के फॉर्म में रहेगा, 2 के फॉर्म में रहेगा, m अंदर m स्क्वायर बनकर जाएगा, l अंदर l के फॉर्म में रहेगा, और g sin थीटा एक बाहर है, एक g sin थीटा अंदर है। बाहर वाला g sin थीटा जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर होकर जाएगा, तो बन जाएगा g sin थीटा का स्क्वायर। सुनिएगा, ये अंदर जाएगा तो g sin थीटा का स्क्वायर, और एक g sin थीटा पहले से ही है, तो g sin थीटा की 2 पावर यहां से आई, 1 पावर पहले से, g sin थीटा की 3 पावर, फर्स्ट ऑप्शन। ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्क पावर एनर्जी लास्ट लेक्चर। ये था पावर का अंतिम लेक्चर। ये लेक्चर मैं रिमाइंडर दे दूं, फ्रेशर FCR सुबह 10 से 12, शाम 7 से 9 वाले बच्चों के लिए है। इसे प्लीज रेगुलर लेक्चर की तरह ही नोट करें। हम इस टॉपिक को दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। आपसे अपील है कि अच्छे सवाल कराएं। प्लीज एक सवाल ईमानदारी से 2 बार देख लीजिएगा। सीमित समय में सारा अच्छा कंटेंट मैंने आपको दे दिया। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। संडे की हीट एंड थर्मो की क्लास का अनाउंसमेंट मैं आपको या तो चैनल के माध्यम से, मतलब यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे दूंगा। आप प्लीज कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।